नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी विशेष। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। अवैध कब्जों पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा आदेश। सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे हटाए जाएं। सीएम योगी ने कहा माफिया और अपराधियों के अवैध कब्जों को तत्काल हटाया जाए और ढहा दिया जाए। वसूला जाए कब्जे के अवधि का किराया और हर्जाना। सीएम के आदेश के बाद तेज हुआ ऑपरेशन नेस्तनाबूद। सीएम योगी आदित्यनाथ के ताबड़तोड़ कार्रवाई से यूपी के माफिया त्रस्त आ गए हैं। मुख्तार और अतीक जैसे माफियाओं पर जारी है सीएम का एक्शन। हाल ही में ढहाए गए मुख्तार और अतीक के अवैध कब्जे और मकान। लखनऊ, प्रयागराज, मऊ और गाजीपुर में हुई वह बड़ी कार्रवाई। माफिया और अपराधियों की अब तक 300 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियां जब्त हो चुकी हैं। तो माफिया और अपराधियों की अवैध कब्जों को तत्काल ढहा दिया जाए। हाल ही में ढहाए गए हैं मुख्तार और अतीक के तमाम अवैध कब्जे। और ऐसे में अब जो बड़ी खबर है वो ये है कि अब तक सरकारी संपत्तियों पर कब्जा करने के चलते जुर्माना और हर्जाना, किराया, यह सब वसूला जाएगा। इन माफियाओं से ही ये सारा किराया और बकाया वसूला जाएगा। आपको बता दें कि सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे हटाने की कार्रवाई तत्काल शुरू कर दी गई है। माफिया और अपराधियों के तत्काल कब्जों को तत्काल हटाया जाए, ढहा दिया जाए, वसूला जाए कब्जे की अवधि का किराया और हर्जाना, सीएम ने कहा। तो सीएम ने छेड़ रखा है एक ऑपरेशन। इसका नाम है ऑपरेशन नेस्तनाबूद, जो कि माफियाओं के तमाम अवैध संपत्तियों को नेस्तनाबूद करने का काम करता है। तो माफियाओं और अपराधियों पर तेजी के साथ कार्रवाई शुरू हो गई है। और ऐसे में सीधे तौर पर अगर देखें तो सीएम योगी आदित्यनाथ का, योगी सरकार का ऑपरेशन नेस्तनाबूद माफियाओं और अपराधियों के लिए इस वक्त एक नाक में दम कर देने वाला ऑपरेशन है। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर अवनीश विद्यार्थी और साथ ही साथ संवाददाता नीलेश जुड़ रहे हैं। अवनीश के पास पहले रुक करते हैं। अवनीश, जिस तरीके से यह ऑपरेशन नेस्तनाबूद चल रहा है, अतीक की संपत्तियां हो, अतीक के करीबियों की संपत्तियां हो या फिर मुख्तार अंसारी की संपत्तियां हो, सब पर नकेल कस दी गई। एक ये सबसे बड़ी कहना चाहिए चुनौती थी, एक सबसे बड़ी परेशानी थी न माफियाओं को। अब उनसे किराया, उनसे हर्जाना और जुर्माना भी वसूला जाएगा, यानी कि चौतरफा नेस्तनाबूद करने की रणनीति है सरकार की। जो नेस्तनाबूद शब्द है उसका अपने आप में ही मतलब जड़ से समाप्त करना है। और इसी कोशिश में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से इस ऑपरेशन को शुरू कराया, चाहे शुरुआती दौर में मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे बड़े जो माफिया थे, जिनके गैंग्स बहुत ज्यादा ऑपरेट करते थे पूर्वांचल के खासतौर पे इलाकों में, जिस इलाके में लंबे समय राजनीति की है योगी आदित्यनाथ ने, और उस इलाके में काफी प्रभाव रहा इन माफियाओं का। जिस तरीके से इन्होंने अलग अलग लोगों को वहां सेट कर रखा था अपने गैंग से जुड़े हुए, जो अलग अलग कारोबार में संलिप्त थे। न सिर्फ इन माफियाओं की काली कमाई को आइडेंटिफाई करके उन संपत्तियों को नेस्तनाबूद करने का काम हुआ है, बल्कि उस अवैध कारोबार पर भी कार्रवाई हुई है। जो सरकारी आंकड़े अब तक सामने आए, 300 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जिसकी कीमत बताई जा रही है, वो अब तक जमींदोज की जा चुकी है। अब इसके अलावा 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का जो अवैध कारोबार था, मसलन मछली का हो, कोयले की रंगदारी हो, कोयले का कारोबार हो, जमीनों का कारोबार हो, ऐसे तमाम सारे कारोबारों पर जो अब तक कार्रवाई हुई है, करीब 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का यह अवैध कारोबार है, जिस पर योगी सरकार ने अब तक शिकंजा कसा है। कार्रवाइयों में भी न सिर्फ मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, बल्कि खान मुबारक, रवि पुजारी, अबू सलेम, तमाम सारे ऐसे लोग, या विजय मिश्रा, तमाम सारे ऐसे लोग जो अवैध गतिविधियों में जुड़े हुए थे, उनसे जुड़े हुए, उनके गैंग से जुड़े हुए लोग जो अवैध गतिविधियों में जुड़े हुए थे, उनकी संपत्तियों को भी कब्जा किया गया है, उनकी संपत्तियों को भी नेस्तनाबूद किया गया है। और कोशिश यही की जा रही है कि इस तरह के जो आपराधिक तत्व हैं, इनके सिंडिकेट में आने वाले, कल लखनऊ में आपने देखा 42 जगहों पर 48 टीमों ने एक साथ छापेमारी की और 11 लोगों की अरेस्टिंग हुई। किस तरीके की चीजें वहां बरामद हुई, बेसमेंट के अंदर और पूरा हब बनाया गया था हथियारों का, जो वायरलेस सेट होते हैं अवैध तरीके के, वो वहां मौजूद बरामद हुए, बुलेट प्रूफ जैकेट बरामद हुए। जमीनों का अवैध कारोबार चल रहा था लखनऊ, आगरा, एनसीआर, यहाँ पर जमीनों पर अवैध कब्जे करके इस तरह के माफिया पैसे कमाने के लिए एक रास्ता बना रहे थे, और उसमें इन माफियाओं के नाम पर अवैध वसूली की जा रही थी। तो ये तमाम एक पूरा तंत्र जो है उत्तर प्रदेश में तैयार कर लिया गया था, जिस पर कार्रवाई करने के लिए योगी आदित्यनाथ ने बहुत सख्ती से अधिकारियों को निर्देशित किया था। वो एक एक रिपोर्ट खुद ले रहे थे जिलों से। अभी मुख्तार अंसारी को वी वारंट के माध्यम से पंजाब की जेल से उत्तर प्रदेश में भी लाने का उनका निर्देश है, और इस मामले में भी वो डेली मॉनिटरिंग कर रहे हैं अपने कानून के जानकार अधिकारियों से भी
पुलिस के भी अधिकारियों से, गृह विभाग के भी अधिकारियों से, वो हर रोज ये पूछते हैं कि इस मामले में क्या कुछ हुआ है, और उसी का नतीजा है कि पॉलिटिकल विल पावर उनके दिखाने के बाद 300 करोड़ रुपए ज्यादा की संपत्ति जो है वो उस पर कार्रवाई हुई, और 5,000 करोड़ रुपए ज्यादा का अवैध कारोबार उस पर पूरी तरीके से शिकंजा कस चुका है। ठीक है, लेकिन नीलेश हमारे साथ हैं। नीलेश, अगर सीधे तौर पर देखें, अब ये कार्रवाई एक बड़े स्तर पर है, और इस कार्रवाई को अगर देखें तो अतीक हो गए, मुख्तार अंसारी हो गए, ये वो तमाम बड़े नाम थे जो माफियाओं के कहना चाहिए किसी भी सरकार में ये माफिया पल्लवित पोषित होते रहे। मौजूदा सरकार में इनको नस्तनाबूद करने की ओर कदम बढ़ा दिए गए, और अवनीश भी जिस तरह से जानकारी दे रहे थे बातचीत में कि सरकार की कोई मंशा नहीं कि इनको पल्लवित पोषित किया जाए, हर तरीके से अगर गलत किया है तो इसका ये कहना चाहिए कि ये सरकार का वो समय है जब इनके लेखा जोखा किया जा रहा है, इनके कर्मों का। किस तरीके की कार्रवाई अब जुर्माने को लेकर की जाएगी? देखिए तो सर, अगर हम उत्तर प्रदेश में बाहुबलियों की बात करें, खासतौर पर पूर्वांचल के जो बाहुबली हैं, चाहे वो अतीक अहमद हो या मुख्तार अंसारी हो, इनके ऊपर लगातार सरकार की तरफ से कार्रवाइयां की जा रही हैं। आज मुख्यमंत्री ने एक सख्त आदेश जारी किया जिसमें साफ तौर पे कहा है कि जो बाहुबली हैं, माफिया हैं, अवैध कब्जा करते हैं, सरकारी जमीनों पर कई सालों से अपना डेरा जमाए बैठे हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करके आगे बड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा कार्रवाई के साथ साथ उन लोगों से जिस जमीन पर उन्होंने कब्जा किया है, सरकारी रेट के अनुसार उनसे जुर्माना वसूला जाएगा। उसके अलावा किराया भी उनसे वसूला जाएगा। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 में बनी है। उसके बाद से लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, वो चाहे सत्ता पक्ष से जुड़ा हो या विपक्ष से जुड़ा हो। इसी का नतीजा है कि उत्तर प्रदेश में पिछले एक साल के अंदर करीब 500 करोड़ से ज्यादा लोगों से पैसा वसूला गया है, जुर्माने की रकम है ये। उसके अलावा अगर हम बात करें पूर्वांचल की, खासतौर पर वहां देखा जाता था जो बाहुबली अतीक अहमद है और मुख्तार अंसारी है, उनके गुर्गे लगातार वहां पर अवैध तरीके से जमीनों पर कब्जा करते थे। कब्जा करने के बाद उन जमीनों को बेचा करते थे। उन जमीनों को भी सरकार ने छुड़ाया है। उसके अलावा जो इनकी अवैध कब्जे पर संपत्तियां थी, उनको गिराने के साथ ही तमाम जगहों पर सरकारी ताला भी जड़ा गया है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि सरकार एक संदेश उत्तर प्रदेश के अंदर जो अपराधी पल रहे हैं या अपराधी अपना पैर पसारने की कोशिश कर रहे हैं, उनको एक खुला संदेश दे रही कि अगर आपने उत्तर प्रदेश में सरकारी जमीन पर, सरकारी इमारतों पर कोई कब्जा करने की कोशिश की तो उस कब्जे की रकम भी आपको अदा करनी पड़ेगी, साथ ही जेल भी जाना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ तमाम उन बड़े अपराधियों के ऊपर खुद नजर रखते हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार की जमीन, सरकारी जमीन पर अपने अवैध कब्जे करके कहीं पर स्कूल कॉलेज बनाया है तो कहीं पर इंडस्ट्री खड़ी की है। उन तमाम जगहों को चिन्हित किया जा रहा है। चाहे वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट रिसोर्सेज को ये सालों से कब्जा कर चूसते रहे, और अब जब कार्रवाई हो रही है तो बहुत हद तक ये संभव है कि इनके चारों तरफ से ये घिर चुके हों और अब इनके बचने की कोई भी गुंजाइश नहीं होगी। अवनीश, अगर देखें जुर्माना और हर्जाना कोई 1-2 साल की बात नहीं, दशकों से या काफी समय से ये उस संपत्ति पर कब्जा किए हुए थे। अगर ये जुर्माना हर्जाना नहीं बढ़ते तो कार्रवाई किस स्तर तक हो सकती है? देखिए, कार्रवाई फिर सरकार में एक प्रक्रिया है। जो लोग सरकार के उस पर कार्रवाई पर नहीं खड़े उतरते हैं, सरकार उन पर लीगल एक्शन लेती है। मतलब उनके खिलाफ आरटी जारी की जाती है, उनके खिलाफ दूसरे तरह के लीगल ओपिनियंस लिए जाते हैं, उनको जेल भेजा जाता है, कई तरह की कार्रवाई होती है और उस कार्रवाई को भी इनको झेलना पड़ेगा। कोशिश यही है सरकार की कि इस तरह के माफियाओं पर एक प्रभावी कार्रवाई करके जनमानस के अंदर एक विश्वास की भावना सरकार ले आए कि उसने जो वादा कानून व्यवस्था को लेकर के किया था और जो चीजें जमीन पर उतरती हुई नहीं दिखाई पड़ रही थी वो लोगों को दिखाई दे। और इसीलिए सिंबॉलिक तरीके से आपने देखा सीए एनआरसी के दौर में भी जो प्रोटेस्ट हो रहे थे, सरकार ने उन तमाम दंगाइयों, तमाम इस तरह के जो अराजक तत्व थे उनके खिलाफ जुर्माना लगाया, उनके पोस्टर्स लगाए और उन पर जो है सरकार ने वसूली के लिए दबाव बनाया। लगातार मजिस्ट्रेट वहां पर रेड डाल रहे थे। उसी तरह की कोशिश फिर यहाँ भी शुरू होगी। अगर इन माफियाओं से इस तरह की संपत्तियों में वसूली नहीं कर पाएगी तो उनकी अपनी जो निजी संपत्तियां हैं उनको भी सरकार अटैच करने की कार्रवाई करेगी। सरकार का पैसा, सरकार का जो रेवेन्यू है वो सरकार का वसूलना उसका दायित्व है। तो ऐसे में अगर अवैध संपत्तियों पर, सरकारी संपत्तियों पर इन लोगों ने कब्जा किया है और उन संपत्तियों का हर्जाना और उसका किराया उनको देना होगा तो उनको अपनी निजी संपत्तियों से इसको चुकाना पड़ेगा। जी ठीक है, नीलेश हमारे साथ हैं। नीलेश, जो संपत्तियां चिन्हित की जा चुकी हैं, क्योंकि लगातार कई संपत्तियों को हमने देखा कि नस्तनाबूद किया गया, वहां पर सरकारी पीला पंजा चलता नजर आया। अभी बहुत सारी संपत्तियां और भी होंगी। कुछ इस तरह की जानकारी है कि कुछ संपत्तियां और भी हो जो अतीक और मुख्तार अंसारी या दूसरे अपराधियों की हैं जिन पर जल्द कार्रवाई होगी? देखिए तो सर, बिल्कुल कहा जा सकता है जिस तरीके से मुख्तार अंसारी की तमाम संपत्तियां लखनऊ में थी, उसके ऊपर एलडीए का बुलडोजर गरजा है और उन संपत्तियों को गिराया गया है। उसके अलावा तमाम ऐसी संपत्तियां हैं इन लोगों के नाम जिन्होंने
बेनामी संपत्ति के नाम पर घोषित कर रखी है, तमाम अपने रिश्तेदारों के नाम, जानने वालों के नाम उन संपत्तियों को किया है। ऐसे में इन संपत्तियों को भी चिन्हित किया जा रहा है कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो इनके इस काम में साथ देते हुए नजर आए हैं। उसके अलावा अगर हम कल की बात करें तो कल भी मुख्तार अंसारी के गुर्गों के ऊपर एक बड़ी कार्रवाई की गई है। एक साथ 42 जगहों पर छापेमारी की गई थी, जिसमें 11 जगहों से लोगों को गिरफ्तार किया गया। तमाम जगहों से अवैध असलहे भी बरामद किए गए। तो ये साफ संदेश है उत्तर प्रदेश सरकार का कि उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी बाहुबली को पनपने नहीं दिया जाएगा, फिर चाहे वो मुख्तार अंसारी हो या अतीक अहमद हो या उनके साथ में जो कंधे से कंधा मिलाकर उनके अपराध में साथ देने वाले लोग हों। ऐसे लगातार कार्रवाइयां, अगर पिछले 3 महीने की बात करें तो मुख्तार अंसारी के तमाम रिश्तेदारों के ऊपर कार्रवाइयां हुई हैं, जिन्होंने अवैध तरीके से शस्त्र आइटम से रखे थे या सरकारी जमीन पर कब्जा किया था। इसके अलावा अगर हम बात करें अतीक अहमद की, तो अतीक अहमद अभी कुंडली खसा दी जा रही, उनके जो गुत्ते हैं उनके घरों पर भी छापेमारी लगातार चल रही है। इसका नतीजा है कि जो इन लोगों के लिए काम करने वाले लोग थे, इनको जो है अपराध में बढ़ावा देने वाले लोग थे, चाहे इनके रेलवे के ठेकों से जुड़े हुए लोग हों या फिर दूसरे जो ये अवैध तरीके से ठेके लेते, चाहे फिर वहां पर गोली चले या फिर मारपीट हो या अधिकारी को खरीदने वाली बात हो, तमाम तरीके के अपराधियों से मिलकर ये इस तरीके के काम करते थे। उनके ऊपर भी उत्तर प्रदेश सरकार का शिकंजा कसता जा रहा है। खासतौर पर ये यूपी और यूपी पुलिस की संयुक्त टीमें ऑपरेशन में शामिल होती हैं और अपराधियों को पकड़कर उनको जेल भेजने का काम कर रही है। आने वाले कुछ दिनों में और बिल्कुल, आने वाले कुछ दिनों में एक बड़ी कार्रवाइयां जो अब तक हुई हैं, ऐसी कार्रवाइयां और भी हो सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अवनीश आपका भी, नीलेश आपका भी हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। खबरों में अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर लगने वाली कुछ रिवॉल्वर फैक्ट्रीज की। जी हाँ, यूपी में रिवॉल्वर बनाएगी वेवले एंड स्कॉट। दुनिया की नामी गिरामी आयुध कंपनी है वेवले एंड स्कॉट। वेवले एंड स्कॉट यूपी के संडीला के अंदर ये फैक्ट्री लगाने जा रही है। ब्रिटिश कंपनी ने लखनऊ की सियाल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ करार किया है। पहले चरण में 0.32 mm यानी कि 32 mm की रिवॉल्वर बनाएगी कंपनी। हरदोई के संडीला में नवंबर में शुरू होगा उत्पादन। विश्व युद्ध के समय गठबंधन सेना को हथियार देती थी ये कंपनी, तो विश्व युद्ध के समय से यह हथियार बनाने का काम कर रही है और उत्तर प्रदेश के संडीला के अंदर अब यह फैक्ट्री लगाने जा रही है। तो दुनिया की नामी गिरामी आयुध कंपनी है वेवले एंड स्कॉट। विश्व युद्ध के समय से गठबंधन सेना को यह हथियार बनाकर दे रही है और ऐसे में अब ये लगातार ये आयुध बनाने का काम करती है। अब उत्तर प्रदेश में सबसे पहले 0.32 mm की रिवॉल्वर बनाने का काम करेगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, कोरोना काल में शिक्षा को निरंतर रखने के लिए स्कूल खोलना सुरक्षित विकल्प नहीं है। सरकार गरीब परिवारों में शिक्षा के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराए, प्रति विद्यार्थी एक स्मार्टफोन, नेटवर्क और बिजली व्यवस्था उपलब्ध कराए। टीचर्स को भी घरों पर डिजिटल अध्यापन के लिए निःशुल्क हार्डवेयर दे। भाजपा सरकार परिवार वालों से सलाह ले, अखिलेश यादव ने कहा। अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में लिखा कि कोरोना काल में शिक्षा को निरंतर रखने के लिए स्कूल खोलना सुरक्षित विकल्प नहीं है। सरकार गरीब परिवारों में प्रति विद्यार्थी एक स्मार्टफोन, नेटवर्क और बिजली व्यवस्था उपलब्ध कराए। साथ ही टीचर्स को भी घरों पर डिजिटल अध्यापन के लिए निःशुल्क हार्डवेयर दे। भाजपा सरकार परिवार वालों से सलाह ले। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत। अयोध्या एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री ने संसद में दिया जवाब। देश दुनिया के लिए हवाई उड़ान सेवा शुरू करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने संसद में बताया कि यूपी सरकार AAI से सेवा शुरू करने का अनुरोध कर चुकी है। 2 चरणों में हवाई उड़ान सेवा शुरू करने का अनुरोध किया गया। अयोध्या में हवाई अड्डे को पहले चरण में 180 से 200 सीटों वाले विमानों के लिए तैयार किया जाए। इसके बाद दूसरे चरण में बड़े विमानों के परिचालन के मुताबिक तैयार किया जाए। अयोध्या एयरपोर्ट बनाने के लिए भूमि अधिग्रहण करने को यूपी सरकार ने 525 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। तो वहीं एयरपोर्ट के लिए भूमि अधिग्रहण का काम अयोध्या के जिला मजिस्ट्रेट कर रहे हैं। उम्मीद है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस एयरपोर्ट के निर्माण, विकास और संचालन को करेगा। तो अयोध्या में एयरपोर्ट बनेगा। शुरुआत में 180 और 200 सीटों वाले विमान चलेंगे और उसके बाद इससे ज्यादा बड़े विमानों को यहां पर संचालित किया जाएगा। अयोध्या एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री ने संसद में जवाब दिया।
अब खबर लखनऊ से, जहां पर नए राज्य विश्वविद्यालयों के लिए शुरू हुई फंड की व्यवस्था। यूपी में बनने वाले 3 नए राज्य विश्वविद्यालय के लिए फंड की व्यवस्था की गई। निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2019 को लागू करने संबंधी अधिसूचना जारी करने को मंजूरी मिली है। कैबिनेट वाइस सर्कुलेशन के जरिए किया गया फैसला। निजी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2019 को बनाया गया। इससे संबंधित विधेयक पहले ही पास हो चुका है। नए राज्य विश्वविद्यालय के लिए फंड की व्यवस्था का जिम्मा दूसरे विश्वविद्यालयों को सौंपा गया। अलीगढ़ में बन रहा है राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, इसलिए आगरा के BR अंबेडकर विश्वविद्यालय से 100 करोड़ रुपए लेने का फैसला किया गया। आजमगढ़ में बनने वाले विश्वविद्यालय के लिए पूर्वांचल के वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय को 50 करोड़ रुपए और सहारनपुर में बनने वाले विश्वविद्यालय के लिए मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को 100 करोड़ रुपए देने के होंगे। यूपी में नए विश्वविद्यालय जो कि निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए अलग अलग अधिनियमों से निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना की प्रक्रिया को खत्म कर दिया गया है और कैबिनेट वाइस सर्कुलेशन के अंतर्गत जमीन की उपलब्धता के संबंध में कुछ रियायतें भी दी गई हैं। असिस्टेंट एडिटर आलोक राय हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक, यहां पर नए राज्य विश्वविद्यालय बनाने के लिए एक प्रक्रिया को फॉलो किया गया, किस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया धरातल पर उतरेगी? देखिए, 3 नए राज्य विश्वविद्यालय बना रही है योगी सरकार उत्तर प्रदेश में, जिसमें एक आजमगढ़ में है, एक सहारनपुर में है और तीसरा जो है वो अलीगढ़ में है। अलीगढ़ वाला राजा महेंद्र सिंह के नाम से बन रहा है। इसके लिए सरकार ने जो फंड की व्यवस्था की है वो जो 3 विश्वविद्यालय है, तीनों जगहों पे उन्हीं से पैसा लेकर के इन विश्वविद्यालयों को बनाया जाएगा। फिलहाल सरकार ने व्यवस्था की है। इसके अलावा सरकार ने निजी विश्वविद्यालय अधिनियम जो है उत्तर प्रदेश में उसमें भी बड़ा संशोधन किया है। इस वजह से आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में और भी विश्वविद्यालय खुलेंगे, निजी क्षेत्र विकसित होगा और खासकर सरकार की और मुख्यमंत्री की कोशिश है कि उत्तर प्रदेश को जो है शिक्षा का एक बड़ा हब बनाया जाए, शिक्षा का एक बड़ा क्षेत्र बनाया जाए, क्योंकि एक बड़ा राज्य होने के साथ साथ उत्तर प्रदेश में युवा भी बहुत बड़ी संख्या में है जो लगातार जो है कई दूसरे प्रदेशों का रुख करते हैं उच्च शिक्षा के लिए। ऐसे में सरकार की कोशिश है कि उच्च शिक्षा का एक बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश को बनाया जाए और इसीलिए सरकार ये सारी जो है कार्य कर रही है। विश्वविद्यालयों से जुड़े हुए चाहे वो राज्य सरकार के अधीन के विश्वविद्यालय हैं उनको बना रही है, दूसरी तरफ निजी विश्वविद्यालयों को प्रदेश में आकर्षित करने के लिए, बढ़ाने के लिए निजी विश्वविद्यालय अधिनियम में भी सरकार संशोधन कर रही थी। ठीक है, आप एक और खबर पर हमारे साथ बने रहेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि कैबिनेट वाइस सर्कुलेशन के जरिए ये तमाम रियायतें दी जा रही हैं। निजी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर एक अधिनियम 2019 को भी मंजूरी दे दी गई है। तो वहीं यूपी सरकार ने धान खरीद नीति को मंजूरी दी है। 55 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इस बार धान खरीद में PFMS के जरिए ही किसान को भुगतान होगा। वहीं किसानों के पंजीकरण के लिए OTP आधारित पंजीकरण करवाया जाएगा। इस बार 55 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा जाएगा। कैबिनेट वाइस सर्कुलेशन में धान खरीद नीति को मंजूरी दी गई। 2020-21 के लिए धान का MSP 1868 रुपए प्रति क्विंटल, बारीक धान 1888 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है। इसका MSP बनाया गया है और 1 अक्टूबर से पश्चिमी यूपी में शुरू होनी है धान की खरीद। इस बार भी किसानों के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता रखी गई। पिछले साल राज्य सरकार ने 50 लाख मीट्रिक टन का तय किया था लक्ष्य, इसे इस साल बढ़ाकर 55 लाख मीट्रिक टन कर दिया गया है, जबकि भुगतान में PFMS अनिवार्य कर दिया गया। पिछली बार केवल खाद्य विभाग से जुड़ी एजेंसियों ने किया था PFMS से भुगतान, बाकी RTGS से भुगतान कर सकते थे, लेकिन इस बार गेहूं खरीद की तरह धान खरीद में अनिवार्य रूप से PFMS का इस्तेमाल किया गया और इससे किसान के खाते में ही पैसा जाएगा। RTGS में केवल खाता संख्या देखा जाता है, जबकि PFMS में दोनों का मिलान होता है और इससे बिचौलियों पर रोक लगेगी और OTP आधारित पंजीकरण में भी फर्जीवाड़ा रोका जा सकेगा। इससे किसानों का कागज हासिल करना और पंजीकरण करवाने वाले लोगों पर रोक लगेगी। आलोक राय असिस्टेंट एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक, इस बार काफी कुछ बदलाव नजर आ रहा है। नई धान खरीद नीति को मंजूरी दी गई है, किस तरीके से यह किसानों के हित में होगी? देखिए, किसानों के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। बात करें धान किसानों की धान खरीद की, तो सरकार ने वाइस सर्कुलेशन के जरिए, कैबिनेट वाइस सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी दे दी है धान खरीद की नीति को। और सबसे बड़ी बात है कि पिछली साल 50 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य सरकार ने तय किया था, जिसे इस बार बढ़ाकर 55 लाख मीट्रिक टन कर दिया गया है। साथ ही साथ 1 अक्टूबर से पश्चिमी यूपी से शुरू हो जाएगी धान खरीद। और दूसरी सबसे बड़ी बात सरकार ने जो की है वो फर्जीवाड़ा रोकने की है, क्योंकि इस बार जो है RTGS की जगह सिर्फ FMMC को जो है अनिवार्य कर दिया गया। अब MFFC के जरिए ही जो है
धान खरीद होगी और उसके जरिए ही किसानों को पेमेंट किया जाएगा और उसमें भी ओटीपी और आधार कार्ड की अनिवार्यता रहेगी। इससे जो है किसानों के नाम पर दूसरे लोग पैसा नहीं ले सकेंगे, क्योंकि ये जो रकम है उससे किसान के खाते में जाएगी जो अपना धान क्रय केंद्रों पर बेचेगा। तो सरकार ने जो है बड़ा काम किया है। एक तरफ लक्ष्य बढ़ा दिया धान खरीद का 55 मीट्रिक लाख टन कर दिया, दूसरी तरफ जो किसानों को पैसा मिलता था उनकी खरीद का, उसको फर्जीवाड़े को रोकने के लिए सरकार ने जो है इसमें जो है नए दिशा निर्देश दिए हैं। इसकी वजह से जो है किसानों को कोई नुकसान नहीं होगा, उनके साथ कोई जालसाजी नहीं हो पाएगी। ये सरकार ने 2 बड़े काम किए हैं धान खरीद को लेकर के। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो बारीक धान 1888 रुपए प्रति कुंटल ये एमएसपी तय किया गया है। तो ऐसे में 1 अक्टूबर से पश्चिमी यूपी से धान की खरीद शुरू होनी है। धान की फसल तैयार है और ऐसे में इस बार भी किसानों के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता रखी गई है। पिछले साल राज्य सरकार ने 50 लाख मीट्रिक टन का तय किया था लक्ष्य, इस बार 55 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा गया है। तो 55 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। इस बार धान खरीद में पीएफएमएस के जरिए ही किसान को भुगतान होगा। इसके साथ ही साथ किसानों के पंजीकरण के लिए ओटीपी आधारित पंजीकरण कराया जाए। यूपी सरकार ने नई धान खरीद नीति को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट वाइज सर्कुलेशन में धान खरीद को नई जो नीति है उसको यहां पर मंजूरी दी गई है। बारीक धान 1888 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से एमएसपी दिया गया है। 1 अक्टूबर से पश्चिमी यूपी के अंदर शुरू हो जाएगी धान की खरीद। इस बार भी किसानों के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता रहेगी। पीएफएमएस के जरिए पेमेंट को ट्रांसफर किया जाएगा। पीएफएमएस आरटीजीएस से ज्यादा सुरक्षित किसानों के खातों के लिए माना जाता है, क्योंकि इसमें बिचौलियों के घालमेल करने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। खबर फिरोजाबाद से है, जहां पर डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और कैबिनेट मंत्री से जुड़ी हुई यह खबर है। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह टूंडला पहुंचे हैं। डीएम चंद्रविजय सिंह ने डिप्टी सीएम का पुष्प बुके भेंट कर स्वागत किया है। फिरोजाबाद पुलिस ने गार्ड ऑफ ऑनर के जरिए स्वागत किया। डिप्टी सीएम ने बेनीवाल गार्डन में बीजेपी पदाधिकारियों के साथ उपचुनाव की बैठक शुरू की है। तो डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह टूंडला पहुंचे हैं। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह पहुंचे टूंडला। उसी दौरान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं फिरोजाबाद से। तो डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह पहुंचे टूंडला। डीएम चंद्रविजय सिंह ने डिप्टी सीएम का बुके भेंट कर स्वागत किया। फिरोजाबाद पुलिस ने गार्ड ऑफ ऑनर के जरिए स्वागत किया है। डिप्टी सीएम ने बेनीवाल गार्डन में बीजेपी पदाधिकारियों के साथ उपचुनाव की बैठक शुरू कर दी है। ऐसे में टूंडला विधानसभा सुरक्षित सीट के लिए उपचुनाव को लेकर सभी दलों ने कमर कस ली है। जहां समाजवादी पार्टी और बसपा के प्रत्याशी अपने प्रचार प्रसार में जुट गए हैं, वहीं उपचुनाव को लेकर भाजपा भी सक्रिय हो गई है। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा हेलीकॉप्टर से टूंडला पहुंचे। यहां वो चुनाव से संबंधित भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। इसके अलावा वो जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के अलावा अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे। उप मुख्यमंत्री दोपहर करीब 3:25 के आसपास ठाकुर बीडी सिंह कॉलेज से लखनऊ के लिए हेलीकॉप्टर से प्रस्थान करेंगे। 2 मिनट हमारा भी हो जाएगा, आपका भी हो जाएगा। संवाददाता सौरभ उपाध्याय हमारे साथ फिरोजाबाद से जुड़ गए हैं। सौरभ, डिप्टी सीएम वहां पर पहुंचे हैं, अभी बैठक चल रही है, क्या कुछ जानकारियां हैं वहां से? बिल्कुल, देखिए डिप्टी सीएम यहाँ पहुंचे हैं। 2 घंटे की लगभग ये बैठक है, लगभग आधा 1 घंटा हो चुका है बैठक को, और लगातार जो जिलाध्यक्ष से लेकर तमाम पदाधिकारी बैठक में मौजूद हैं। इसके बाद मीडिया से बात करने का उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई आयोजित नहीं की है, लेकिन मीडिया से बात कर सकते हैं। जिलाधिकारी ने जो है पुष्प भेंट करके उसका स्वागत किया है। गार्ड ऑफ ऑनर के जरिए भी स्वागत किया गया है।
फिलहाल बेनीवाल गार्डन में जो है पदाधिकारियों के साथ उपचुनाव को लेकर बैठक चल रही है। टूडला उपचुनाव होना है, उसको लेकर वो जाहिर है मंत्र देंगे चुनाव को लेकर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।